इलेक्टोरल बॉन्ड्स विवाद, एक ऐसा नाम जिसने हाल ही में भारत की राजनीति में जैसे एक भूचाल ही ला दिया। तो चलिए आज इसी को समझते हैं कि आखिर ये पूरा मामला था क्या। जरा सोचिए, क्या हो अगर भारत में हजारों करोड़ रुपए का राजनीतिक चंदा ऐसे दिया जाए कि किसी को कानों कान खबर तक ना हो। सुनने में किसी कहानी जैसा लगता है ना, पर ये कोई कहानी नहीं थी, ये एक असलियत थी। हाँ, बिल्कुल सही सुना। एक ऐसी व्यवस्था जिसमें पैसा कौन दे रहा है वो भी गुमनाम, और पैसा किस पार्टी को जा रहा है वो भी जनता की नजरों से एकदम छिपा हुआ। और बस इसी वजह से आप सोच ही सकते हैं, जो इसके आलोचक थे उन्होंने इसे सबसे बड़ा राजनीतिक फंडिंग घोटाला तक कह डाला। और ये कोई छोटा मोटा आरोप नहीं है, ये एक बहुत ही गंभीर आरोप है। तो फिर देखिए, सबसे बड़ा सवाल तो यही उठता है ना, कि अगर ये योजना इतनी ही अच्छी और कह लीजिए साफ सुथरी थी, तो फिर भारत के सुप्रीम कोर्ट को इसे रद्द क्यों करना पड़ा, इसे असंवैधानिक क्यों घोषित कर दिया गया। चलिए आज के इस पड़ताल में इसी सवाल का जवाब ढूंढते हैं। तो ठीक है, इस पूरी पहेली को सुलझाने के लिए सबसे पहले एकदम बेसिक से शुरू करते हैं। समझते हैं कि आखिर ये इलेक्टोरल बॉन्ड्स थे क्या और ये काम कैसे करते थे। बहुत ही आसान भाषा में अगर समझें तो इलेक्टोरल बॉन्ड एक तरह का, कह सकते हैं, एक स्पेशल टोकन था। इसे सरकार 2017 में लेकर आई थी। कोई भी इसे खरीद सकता था और फिर अपनी पसंद की पॉलिटिकल पार्टी को चंदे के तौर पर दे सकता था। इसका जो तरीका था वो बड़ा सीधा साधा था। देखिए, स्टेप 1, कोई भी इंसान या कंपनी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया जाती और ये बॉन्ड खरीद लेती। स्टेप 2, फिर उस बॉन्ड को अपनी पसंद की किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को डोनेट कर देती। और आखिर में स्टेप 3, वो पार्टी बैंक जाकर उस बॉन्ड को कैश करा लेती। बस सिंपल। लेकिन इस पूरी सिंपल सी प्रक्रिया में एक बहुत बड़ा लेकिन था, और वही इसकी सबसे अहम और विवादास्पद बात थी। वो ये कि दान देने वाले का नाम पूरी तरह से गुप्त रखा जाता था। मतलब आम जनता को कभी पता ही नहीं चलता कि किस पार्टी को किसने और कितना पैसा दिया। और बस इसी एक बात से, इसी गुमनामी से सारा विवाद शुरू हुआ। कहानी के दो पहलू बन गए। एक तरफ थे सरकार के दावे और दूसरी तरफ थे आलोचकों के तीखे सवाल। सरकार का पक्ष क्या था? उनका कहना था कि यह पॉलिटिकल फंडिंग में क्लीन मनी यानी साफ सुथरा पैसा लाने का एक जरिया है। लेकिन आलोचक क्या कह रहे थे? उनका आरोप था कि यह क्लीन मनी नहीं बल्कि ब्लैक मनी को व्हाइट बनाने का एक नया रास्ता बन गया है। जो आलोचनाएं थीं वो भी काफी गंभीर थीं। पहली बात, इससे पॉलिटिकल फंडिंग में जो पारदर्शिता या ट्रांसपेरेंसी थी वो पूरी तरह खत्म हो गई। दूसरी, ये डर था कि बड़े बड़े कॉरपोरेट घराने अब छिपकर पार्टियों को पैसा देंगे और फिर अपनी मर्जी की नीतियां बनवाएंगे। और घूम फिरकर सबसे बड़ा सवाल यही उठता था, भाई अगर फंडिंग इतनी ही साफ थी तो इसे सीक्रेट रखने की, छुपाने की जरूरत ही क्या थी? तो अब जब विवाद इतना बढ़ गया तो जाहिर है मामला पहुंचा देश की सबसे बड़ी अदालत तक, यानी सुप्रीम कोर्ट। और फिर वहां से जो फैसला आया वो एक ऐतिहासिक फैसला साबित हुआ। याद होगा, ये स्कीम 2017 में शुरू हुई थी और कई सालों तक चलती रही। लेकिन फिर आया साल 2024, जब सुप्रीम कोर्ट ने इस पर अपना आखिरी और निर्णायक फैसला सुनाया। फैसला क्या था? सिर्फ एक शब्द में, असंवैधानिक यानी अनकॉन्स्टिट्यूशनल। सुप्रीम कोर्ट ने इस पूरी की पूरी स्कीम को ही गैर कानूनी करार दे दिया, उसे सिरे से खारिज कर दिया। और वजह भी कोर्ट ने बिल्कुल साफ बताई। कोर्ट ने कहा कि यह स्कीम सीधे सीधे नागरिकों के सूचना के अधिकार यानी राइट टू इंफॉर्मेशन का उल्लंघन करती है। देखिए, कोर्ट का मानना था कि एक वोटर को यह जानने का पूरा हक है कि पार्टियों को पैसा मिल कहां से रहा है, ताकि वो सोच समझकर अपना वोट दे सके। सिर्फ फैसला ही नहीं आया, कोर्ट ने कुछ बड़े कड़े आदेश भी दिए। पहला, इस स्कीम को तुरंत बंद किया जाए। दूसरा, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया अब कोई नया बॉन्ड जारी नहीं करेगा। और तीसरा और सबसे बड़ा आदेश कि अब तक जितना भी चंदा इन बॉन्ड्स के जरिए मिला है उसका सारा का सारा हिसाब किताब सभी पार्टियों को पब्लिक करना होगा। तो ठीक है, फैसला आ गया, स्कीम बंद हो गई। लेकिन इस पूरे मामले से हमें सबक क्या मिलता है, और ये हमारे लोकतंत्र के लिए इतना जरूरी क्यों है? जब डेटा सामने आया तो पता चला कि वाकई में हजारों करोड़ रुपए का चंदा इस स्कीम के तहत दिया गया था, और इसमें एक बहुत बड़ा हिस्सा बड़ी बड़ी कंपनियों से आया था। आलोचकों का यह भी तर्क है कि इससे कुछ पार्टियों को बेहिसाब फायदा मिला, जबकि दूसरों को नहीं, जिससे कहीं ना कहीं चुनावों में एक लेवल प्लेइंग फील्ड यानी बराबरी का मौका नहीं मिल पाया।
तो इस पूरी कहानी का जो सार है, जो सबसे बड़ा सबक है, वो सिर्फ एक लाइन में है। एक लोकतंत्र में ट्रांसपेरेंसी यानी पारदर्शिता कोई ऑप्शन नहीं है, ये एक ज़रूरत है। क्योंकि जब सिस्टम पारदर्शी नहीं होता तो सवाल तो उठेंगे ही। अब जब इतनी सारी जानकारी हमारे सामने है तो सवाल फिर से वहीं आके खड़ा हो जाता है। क्या गुमनामी के पर्दे के पीछे राजनीतिक चंदे की ये जो पूरी व्यवस्था थी वो सही थी या गलत? फैसला जो भी हो, इस पर सोचना और विचार करना हम सबके लिए बहुत जरूरी है।